हेलो बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हमने फाइनल अकाउंट्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे बोर्ड के। आज सेकंड टॉपिक के बारे में थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में सेकंड टॉपिक में क्या होता है क्या नहीं होता है, उसका मीनिंग और क्या करना है क्या नहीं है, सारा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सेकंड टॉपिक का जो नाम है वो याद रखो। अकाउंट्स है, आपको अकाउंट्स करने ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। तो अभी जो इसके पहले टॉपिक देखा था वो था पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का। हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट सॉल्व कर रहे थे। इस टॉपिक में आपको नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न जो होते हैं उसके अकाउंट्स ओपन करने हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न मतलब क्या सर? तो देखो 11th स्टैंडर्ड में हमने नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का डेफिनेशन पढ़ा था। बट अभी 11th स्टैंडर्ड कहाँ है सर? कुछ याद रहता है क्या? 2 दिन पहले क्या खाया याद नहीं रहता, आप 11th की बात कर रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, आज फिर से समझ लो कि देखो दो टाइप के कंसर्न्स होते हैं। कंसर्न्स मतलब क्या? तो बिजनेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन। दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशन, दो टाइप के बिजनेस होते हैं। तो उसमें एक होता है ट्रेडिंग कंसर्न, एक होता है नॉन ट्रेडिंग। उसको नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न भी बोला जाता है, नॉन ट्रेडिंग को। तो देर आर टू टाइप ऑफ कंसर्न। वन इज ट्रेडिंग कंसर्न एंड सेकंड इज नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, और नॉट फॉर प्रॉफिट बिजनेस भी बोल सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हो। ठीक है। तो इन दोनों का एक्चुअल में मीनिंग क्या है? तो ट्रेडिंग कंसर्न तो बाद में देखेंगे, अभी टॉपिक नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है तो नॉट फॉर प्रॉफिट समझ लो, ट्रेडिंग का अपने आप समझ जाएगा। नाम में ही है देखो, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए नहीं बने, नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट मेकिंग प्रॉफिट, बट किसके लिए बने हैं सर? तो प्रॉफिट नहीं बनाते, प्रॉफिट नहीं कमाते ये बिजनेस, तो क्या करते हैं? तो प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द सोसाइटी। तो जो सोसाइटी के लोग हैं और उसके मेंबर्स है, तो उनको क्या करना है? सर्विस प्रोवाइड करना है, ये इनका मेन मकसद रहता है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंसर्न विच इज इस्टेब्लिश विच आर नॉट इस्टेब्लिश फॉर मेकिंग प्रॉफिट बट फॉर रेंडरिंग सर्विसेज और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू दी सोसाइटी और इट्स मेंबर। तो उनके जो भी मेंबर्स है उनको वो सर्विस प्रोवाइड करता है, या फिर जो भी आपकी सोसाइटी है सोसाइटी को वो सर्विस देता है, तो उसको बोला जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। तो थोड़ा सा एग्जांपल दे दो ना सर, मतलब समझ में आ जाएगा। देखो, आप जितने भी आपका, अभी मैं पुणे एरिया में रहता हूँ तो पुणे एरिया में हमारे यहाँ पे पिंपरी मार्केट है, लक्ष्मी रोड है, यहाँ पे जितने सारे शॉप दिखते हैं, ये सारे शॉप जो है ना, उनका मेन ही मकसद रहता है, क्या रहता है? प्रॉफिट कमाना। अपना रेंट निकल जाए, सैलरी निकल जाए एम्प्लॉयज़ की, एंड देन फिर जो भी पैसा बचेगा वो अपना हो जाए। तो ये सारे जो बिज़नेस यहाँ पे हमारे, ये लक्ष्मी रोड है, यहाँ पिंपरी मार्केट है, वहाँ पे जितने भी सारे शॉप दिखते हैं आपके आजू बाजू में आपको, जितने भी, वो सारे किसके लिए बने हैं? पैसा कमाने के लिए। उनके दिमाग में एक क्या होता है? पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। तो ये सारे जितने बिजनेस आपको दिखते हैं वो क्या होता है? प्रॉफिट। बट नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब कौन से होते हैं? तो देखो, हॉस्पिटल, स्कूल्स, हाँ आजकल के जो प्राइवेट है वहाँ पे पैसा कमाते हैं लोग। बट गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो है, वहाँ पे क्या हो जाता है? सर्विस, मतलब समाज के लोगों को, हॉस्पिटल में जितने भी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो क्या करते हैं? जो आपके सोसाइटी है उसके जितने भी पेशेंट्स आएंगे उनका इलाज करना कम कॉस्ट में, तो वो क्या होता है? हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, ये क्या होता है? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ। आप बोलोगे सर आजकल तो प्राइवेट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स भी पैसा कमाते हैं, हाँ आई नो, बट मैं प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ। जो बिजनेस जिनका मेन मकसद होता है कि सर्विस प्रोवाइड करना सोसाइटी को अच्छे से अच्छे, वो होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ठीक है। एनी ट्रस्ट, अनाथ आश्रम देखते हो आप, वहाँ पे भी उनका मेन मकसद अगर प्रॉफिट रहेगा तो फिर वो इलीगल है। अगर गवर्नमेंट ने उन पे एक्शन ले लिया तो वो बंद हो जाएगा। बट याद रखना, उनका मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, नहीं तो फिर क्या करना? सर्विस प्रोवाइड करना उनके मेंबर्स को या सोसाइटी को। ठीक है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का मीनिंग समझो, एक्चुअल में किसका आपको अकाउंटिंग करना है? तो बिजनेस ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मकसद सर्विस प्रोवाइड करना है, प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उन सारे ऑर्गेनाइजेशन की, सारे बिजनेस के आपको क्या करनी है? अकाउंटिंग करनी है, उनका हिसाब किताब रखना है। अब आप बोलोगे सर ये तो अच्छा काम कर रहे हैं तो इनका हिसाब किताब क्यों रखना है? ये सारे जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है, एनजीओज है, वो सारे अच्छा तो काम कर रहे हैं, तो उनका अकाउंटिंग क्यों करना है? देखो, सारे एनजीओज, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न लीगली नहीं जाते, कुछ कुछ इलीगली जाते हैं। तो उनका हिसाब किताब अगर उनके पास नहीं होगा तो फिर क्या होगा? एक्शन लिया जाएगा, बंद किया जाएगा वो। अभी सर इसका अकाउंटिंग क्यों करना है, ये मेन क्वेश्चन है ना। तो देखो,
आपने एक ट्रस्ट ओपन किया, मान लो अभी मुझे भी पसंद लगता है, आपको भी पसंद है कि जो गरीब बच्चे हैं उनको अच्छे से अच्छे एजुकेशन मिलना चाहिए, राइट। तो जो जिनको स्कूल नहीं जाते हैं, रास्ते पे जो बच्चे, तो उनको अच्छे से अच्छा एजुकेशन देना है, उनके लिए घर रखना, इसके लिए मैंने एक ट्रस्ट ओपन किया, शुभम ट्रस्ट करके। अभी वो ट्रस्ट का मेन मकसद क्या है, तो ये जो गरीब बच्चे हैं जिनको माँ बाप नहीं है, रास्ते पे है, उनको अच्छे से अच्छे एजुकेशन देना, रहने के लिए अच्छे से अच्छे जगह देना। तो मैंने एक ट्रस्ट ओपन किया, तो ट्रस्ट ओपन करने के बाद मेरे पास जो पैसा था वो मैंने ट्रस्ट में लगा दिया। इतना अमीर भी नहीं हूँ, अनिल अंबानी जैसा भी नहीं हूँ भाई अकेला ट्रस्ट में चला सकता हूँ। तो छोटा थोड़ा बहुत खर्चा था, मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, ट्रस्ट में लगा दिया, ठीक है। बट मेरे को और पैसों की ज़रूरत है, और पैसे मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, बहुत जगह पे जाऊँगा, बहुत जन को बोलूँगा कि मैं ऐसा ऐसा काम कर रहा हूँ, मेरा ये मकसद है। आपके हिसाब से जितना भी आप डोनेट कर सकते हो तो मुझे डोनेट कर दो। तो जो बड़े बड़े लोगों ने मुझे डोनेट किया है, एमएलए ने डोनेट किया है या कुछ लोगों ने डोनेट किया है, तो ये डोनेट किया हुआ पैसा उन्होंने मुझे डोनेट किया है, तो इसका हिसाब भी वो मुझे मांगेंगे ना, कि भाई तूने मैंने क्या किया मेरे पैसे का। मैंने 1 लाख रुपए आपको दिए थे आपके ट्रस्ट को, तो आपके ट्रस्ट ने वो पैसा क्या किया, बच्चों को दिया है नहीं दिया है, या खुद लेके गायब हो गए। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है, इसलिए इसका हिसाब किताब करना ज़रूरी है। तो ये याद रखो कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का अकाउंटिंग करना ज़रूरी होता है। अभी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का अकाउंटिंग करने के लिए कौन से अकाउंट ओपन करने हैं, तो ये मेन बात है। अकाउंटिंग करना है तो फिर कुछ ना कुछ अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे। जैसे पार्टनरशिप का आपको अकाउंटिंग करना है तो आपने ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट ओपन किया था ना, वैसे ही इसका अकाउंटिंग करना है तो कौन से अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले याद रखना है, इसमें आपको रिसिप्ट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट ओपन करनी पड़ती है। इसमें से बैलेंस शीट आपने ऑलरेडी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में सीखा हुआ है, बट रिसिप्ट पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर होता क्या है सर। तो देखो याद रखो, रिसिप्ट पेमेंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर क्या है। तो रिसिप्ट पेमेंट मतलब देखो यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट जो है वो जस्ट लाइक एज अ कैश अकाउंट जैसा ही होता है, कैश बुक जैसा ही होता है। इसमें सारे इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश रिकॉर्ड होते हैं। मतलब आपके ट्रस्ट में जितना भी पैसा आएगा, जितना भी पैसा आप खर्चा करोगे, तो वो सारा रिकॉर्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रखा जाता है। चाहे वो बैंक से हो, आपके मतलब ट्रस्ट का बैंक अकाउंट होगा तो वहाँ से हो, या चाहे हार्ड कैश हो, जो भी हो उसका रिकॉर्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट में रखा जाएगा। कैश का आना और कैश का जाना ये इसमें रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अभी मुझे बताओ, इसमें सारा कैश के रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन है, ये जिस कैश बुक जैसा ही है। तो कैश बुक कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट भी रियल अकाउंट होता है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, पूछते हैं, तो थोड़ा सा याद रखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, आपका रियल अकाउंट। क्यों सर, क्योंकि इसमें सारी कैश का लेन देन रिकॉर्ड होता है, जस्ट कैश अकाउंट जैसा ही है। तो कैश अकाउंट आपका क्या है, रियल है, वैसे ही ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। याद रहेगा। तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बोर्ड एग्जाम में आपको प्रिपेयर करने नहीं बोलेंगे, इसमें प्रिपेयर किया जाता है, बट 12th बोर्ड एग्जाम, HSC बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करने बोलते हैं। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट गिवन होता है, बट आप आगे जाओगे 3rd ईयर, फर्स्ट ईयर, 2nd ईयर में जब ये टॉपिक आएगा फिर से, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो याद रखो कि इसमें 3 अकाउंट ओपन किए जाते हैं, रिसिप्ट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। 12th में आपको रिसिप्ट पेमेंट करना नहीं है, बट पता होना चाहिए क्या होता है। इसमें इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश रिकॉर्ड होता है। डेबिट में इनफ्लो, क्रेडिट में आउटफ्लो, 11th में सीखा है ना, कैश बुक वैसे ही है सेम, ठीक है। और ये रियल अकाउंट है, याद रखो, मेन क्वेश्चन रियल अकाउंट है। नाउ सेकंड बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। नाउ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है पता है क्या, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक एज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया था ना, वही है ये। हाँ, बट यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोल सकते। क्यों सर, चप्पल से मारेंगे ना लोग। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न नाम दिया है हमने हमारे बिजनेस का। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न मतलब प्रॉफिट हमारा मेन मकसद नहीं है, और आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन कर रहे हो तो कैसे चलेगा ना भाई। तो इसलिए इसमें नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ओपन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन नहीं करते, ना ही ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट फैक्ट्री के रिलेटेड, प्रोडक्शन के रिलेटेड है, यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन वगैरह नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे याद रखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा है, तो वो अकाउंट क्या होगा, नॉमिनल होगा।
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल है, तो ये भी नॉमिनल है, और नॉमिनल का रूल ही है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इनकम एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट है। अभी नॉमिनल अकाउंट है बोला तो याद रखना डेबिट में एक्सपेंडिचर होता है और क्रेडिट में इनकम होता है। नाम के साथ साथ मत जाओ, बहुत जन आज भी क्या करते हैं, फॉर्मेट ड्रॉ करता है, तो इनकम एक्सपेंडिचर है ना, तो पहले इनकम लिख देते हो फिर एक्सपेंडिचर लिख देते हो, तो गलत हो जाएगा। नाम के साथ साथ जाओगे, कॉलम फॉर्मेट ड्रॉ करोगे तो गलत होगा। याद रखना डेबिट ऑल एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। तो डेबिट में एक्सपेंडिचर दिखाओ, क्रेडिट में इनकम्स दिखाओ, ठीक है। उसके बाद याद रखो मेन चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट बोला तो भी चलेगा ऑब्जेक्टिव में आने वाले क्वेश्चंस में, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो बैलेंसिंग फिगर होता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर होता है नेट प्रॉफिट नेट लॉस, वैसे यहाँ पे भी कुछ बैलेंस बचता है इनकम एक्सपेंडिचर में, तो उसको बोला जाएगा सरप्लस और डेफिसिट। मतलब क्या सर, तो मान लो आपने एक ट्रस्ट ओपन किया, गरीब बच्चों को आप क्या कर रहे हो, सिखा रहे हो अच्छे से, उसके रहने का खाने का सब इंतज़ाम आपने एक ट्रस्ट में किया है, और उस ट्रस्ट में आपके पास ज़्यादा लोग ज्वाइंट हो गए और उन्होंने आपको पैसा दे दिया है, और पैसा आपके पास आ रहा है मतलब इनकम आ रहा है, और खर्चा उस हिसाब से कम है, मतलब जितना लोग डोनेट कर रहे हैं उस हिसाब से आपका खर्चा कम हो रहा है। तो इनकम अगर ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो ऑफकोर्स प्रॉफिट होता है, बट यहाँ पे आप प्रॉफिट बोलोगे तो लोग चप्पल से मारेंगे ना, तो इसलिए यहाँ पे एक वर्ड है सरप्लस करके। तो यहाँ पे याद रखो, जब भी आपके ट्रस्ट को इनकम ज़्यादा होगा, मतलब लोगों के पास से आपको पैसा आ रहा है, डोनेशन आ रहा है, सब्सक्रिप्शन आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपको आ रही है, आपके ट्रस्ट में पैसा ज़्यादा है और खर्चा कम है, तो सरप्लस हो रहा है आपको। तो सरप्लस मतलब आप घर पे भी नहीं लेके जा सकते, वो आगे आपको यूज़ करने आएगा, ठीक है। और वैसे ही आपकी ट्रस्ट नई नई है, लोग भरोसा नहीं कर रहे, पैसा नहीं दे रहे ट्रस्ट को, तो आपके पास पैसा कम है और खर्चा ज़्यादा है, बच्चों का खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो फिर याद रखना एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इनकम कम है, तो यहाँ पे लॉस नहीं बोला जाता, यहाँ पे क्या बोला जाएगा, डेफिसिट बोला जाएगा। तो सरप्लस मतलब क्या है, डेफिसिट मतलब क्या है, ये आपको एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो जो स्टार कर रहा हूँ ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए। उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट है ये भी पूछे गए, नॉमिनल आंसर याद रखना, और रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, याद रहेगा ये सब सेम है। अभी फॉर्मेट क्या होगा इनकम एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपको प्रिपेयर करना है इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट ना, तो इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट क्या है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे ही है सेम, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट लिखते हो ना वहाँ पे, बस यहाँ पे एक्सपेंडिचर अमाउंट अमाउंट इनकम अमाउंट अमाउंट लिखना है, बाकी सारा सेम है। तो फाइनल अकाउंट अगर आ रहा है अच्छे से तो इसका 20 to 30%, 30% पढ़ाई तो पूरा ही हो गया आपका, डन। तो ये फॉर्मेट है इनकम एक्सपेंडिचर का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही है, बट डेबिट में ऊपर पर्टिकुलर की जगह एक्सपेंडिचर नाम दो, अमाउंट अमाउंट इनकम अमाउंट अमाउंट, ठीक है, याद रहेगा। ओके, तो बाकी का जो थेरी पार्ट है वो आगे के इसमें आपको समझा दूंगा। बाय, टेक केयर।